सो अगैन वेरी एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने वर्ना सिस्टम तक देखा था। वही वर्ना सिस्टम के बारे में देख रहे थे कि ऑक्यूपेशन क्या क्या है, स्टेटस क्या होता है, वही सारी चीज़ देख रहे थे। और आज हम अपने इसका फोर्थ यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, फोर्थ ये। और इसमें इस वीडियो में हम 4 और 5 कवर करने वाले हैं। 6 के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो बहुत ही लंबा टॉपिक है, एक वीडियो में कवर करना वो सही नहीं रहेगा, इसीलिए उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आज इसका तो आज इसे देखते हैं। बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, मतलब बर्थ से हटकर यदि रिसोर्स स्टेटस क्या क्या उस टाइम में होते थे वो हम देखने वाले हैं। इफ़ यू रिकॉल द इकोनॉमिक रिलेशन डिस्कस्ड इन चैप्टर 2 यू विल रियलाइज दैट स्लेव लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर हंटर फिश फॉल्कर पेस्टलिस्ट पीजेंट्स विलेज हेडमैन क्राफ्ट पर्सन मर्चेंट एंड किंग इमर्ज एज सोशल एक्टर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कंटेंट। तो इसमें तो यही बोला जा रहा है कि चैप्टर 2 में आपने देखा होगा, जिसमें कि जो हमारा चैप्टर 2 था, किंगशिप क्लास एंड टाउन्स, किंगशिप टाउन्स ऐसा ही कुछ था वो चैप्टर। रुको एक बार देख ही लेता हूँ क्या चैप्टर था वो। हाँ, किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स था वो चैप्टर। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा था किस तरह का रिलेशनशिप था स्लेव्स में, एग्रीकल्चर लेबर्स में, हंटर फिश फॉल पेस्टोलिस्ट पीजेंट्स हेडमैन क्राफ्ट पर्सन, और किंग्स में किस टाइप का रिलेशन था स्टेट और इन सारी चीज़ों का, स्टेट और इनके सब्जेक्ट का। वो हम लोगों ने इसमें देखा था पूरे सब कॉन्टिनेंट में, चैप्टर 2 में। The social economic resource here we will the social position were often set by their access to economic resource। तो जो उनका सोशल पोजीशन था वो उनके इकोनॉमिक रिसोर्स के हिसाब से चेंज होते रहता था या फिर उसके आधार पे आधारित होता था। तो जैसे कि आपने देखा होगा पिछले चैप्टर में, जो हमारे वो जो रिच लैंडलॉर्ड थे उसको समानतास भी कहा जाता था। वो कई बार किंग को भी पीछे छोड़ देते थे, उनकी अपनी आर्मी होती थी। तो सोशल पोजीशन उसका इकोनॉमिक रिसोर्स की वजह से डिफाइन हुआ है। वही टाइप का एग्जांपल है यहाँ पे। हियर वी विल एग्जामिन द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एसेस टू रिसोर्स इन सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सोशल इम्प्लीमेंटेशन क्या था रिसोर्स के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। तो यही सब हम आगे देखने वाले हैं। जेंडर एसेस टू प्रॉपर्टी considered first as a critical episode in Mahabharata during the course of long drawn rivalry between the Kauravas and the Pandyas. Duryodhan invited Yudhishthir to the game of dice। तो राइवलरी जो हुई थी उस दोनों के बीच में, कौरवास और पांड्या के बीच में, जिसके कारण महाभारत हुआ। तो वो स्टार्ट तब से हुआ था जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को गेम ऑफ डाइस खेलने के लिए बुलाया था। वो एक टाइप का गैम्बल था। ये आप देख रहे हो ये पिक्चर, यही होता है गेम ऑफ डाइस। ये जो नीचे में रखी हुई है ना, ये गेम ऑफ डाइस होती है। तो यहाँ पर एक साइड कौरवास बैठे हुए हैं और एक साइड ये पांडव बैठे हुए हैं, जिसमें से कि युधिष्ठिर खेल रहा था। और उसके बाद युधिष्ठिर जब अपनी पत्नी को भी हार जाता है तो उसकी पत्नी जो कि द्रौपदी होती है उसका चीरहनन होता है। उसी के ऊपर महाभारत बेस्ड है। आप यदि टाइम मिले तो देख लेना इसको। एक एज अ रिलीजन मत देखो, एज अ सीखने का एक जरिया की तरह देखो। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। और उसके बाद फिर है द लेटर हु वाज डिसाइडेड बाय हिज राइवल स्टेक हिज गोल्ड एलिफेंट चेयर। वही मैंने बोला ना, ये इन्होंने सब चीज़ जो युधिष्ठिर थे, इनको जो भी चीज़ मिला था इन्होंने अपना सारा चीज़ स्टेक पे लगा दिया। गोल्ड एलिफेंट, अपना रथ, स्लेव, अपनी आर्मी, ट्रेजरी, खजाना, अपना खुद अपना राज्य, अपना अपना साम्राज्य भी स्टेक पे लगा दिया। और लास्ट में जब इसके पास कुछ नहीं बचा तो अपने ब्रदर को भी लगा दिया, और फाइनली हिज हिमसेल्फ लॉस्ट ऑल। तो उसके बाद ये फाइनली खुद को भी हार जाता है उसमें। देन ही स्टेक देयर कॉमन वाइफ द्रौपदी। तो लास्ट में जब वो खुद को भी हार जाता है, जब उसके बाद स्टेक के लिए कुछ नहीं बचता है, तब वो अपनी वाइफ द्रौपदी को स्टेक पर लगाता है और वो भी हार जाता है। ओके। इशू ऑफ ऑनरशिप। और यहाँ पे ऑनरशिप की इशू थी। फोरग्राउंडेड इन स्टोरी सच एज वन ऑफ दिस फिगर। ये दवी धर्मसूत्रा के अनुसार यहाँ पे थोड़ी सी इशू हो रही थी प्रॉपर्टी ऑनरशिप में। अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति द पैटर्नल स्टेट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग द सन आफ्टर दैट ऑफ पेरेंट्स विद स्पेशल शेयर ऑफ द इल्डेस्ट। ये आपको लिखना होगा एग्जाम में यदि आता है तो, कि अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति के आधारित क्या है, यदि पिता का देहांत हो जाता है तो उसके बाद उनके बच्चों में जो इक्वल शेयर बांटा जाएगा, जो भी पिता का प्रॉपर्टी होगा। और खास करके जो इल्डेस्ट ब्रदर होगा, मतलब जो सबसे बड़ा भाई होगा, उसको स्पेशल शेयर मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। और वुमेन कुड नॉट क्लेम द शेयर ऑफ देयर रिसोर्स। और जो बेटियां होगी या फिर उनकी पत्नियां होंगी, वो उन पे कोई भी शेयर क्लेम नहीं कर सकती कि हमें भी अपना हिस्सा दो। हालांकि आज के टाइम में वो हो जाता है, आपने सुना ही होगा, एलिमनी भी देना पड़ता है आज के टाइम में। और कितना कुछ परसेंटेज भी आपको उसका प्रॉपर्टी का देना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आज हैं, उस टाइम पीरियड पे नहीं थी। However, women were allowed to retain the gift they received on the occasion of their marriage as स्त्रीधन।
तो वुमेन्स को ऐसे तो प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं लेने का था, लेकिन जो भी उनको स्त्री धन मिलता था मैरिज के टाइम पे, आप सीधा समझ लो एक एज अ डॉरी उसको जो भी मिलता था वो उसका होता था, वो उसको लेके चले जाती थी जहाँ पे भी उसको जाना है, या फिर उसको बेचना है या फिर गिफ्ट करना है उसको, वो उस पर उसका ऑनरशिप होता था, उस पर और किसी का ऑनरशिप नहीं होता था, वुमेन्स का ऑनरशिप होता था। दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय देयर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम ऑन इट। वो उसके चिल्ड्रन को मिल जाता था, हस्बैंड उस पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकता था, हस्बैंड का उस पे कोई वो कह लो कि कोई पावर नहीं था उस प्रॉपर्टी पे या फिर उस थिंग्स पे जो भी उसे मिला हुआ है एज ए स्त्री धन। एट द सेम टाइम द मनुस्मृति वार्न वोमेन अगेंस्ट होर्डिंग फैमिली प्रॉपर्टी। और उसी टाइम मनुस्मृति जो है वो वोमेन को समझाता है या फिर वार्न करता है कि आप अपने फैमिली प्रॉपर्टी को होर्ड नहीं करोगे, मतलब एक जगह जमा करके नहीं रखोगे, और व्हेन देयर ऑन अवेलेबल विदाउट द हस्बैंड परमिशन। तो आप बिना हस्बैंड के परमिशन के, मतलब अब सीधा समझ लो इसमें यही बोला जा रहा है कि बिना हस्बैंड के परमिशन के आप कुछ अपने सामान का कर नहीं सकते हो। आपको यदि कुछ करना है तो अपने सामान का यदि बेचना है, गिफ्ट करना है, या फिर होल्ड करना है आपको, तो आपको पति से परमिशन लेनी होगी, यही कहना है इसका। यू हैव रीड अबाउट द वेल्दी वुमेन सच एज वकाटाका क्वीन। ये तो आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा, वकाटाका क्वीन प्रभावती, प्रभावती गुप्ता, जिसके नाम पे कुछ ज़मीनें थी, और ये एक एक्सेप्शनल केस था, हमने ये देख लिया था चैप्टर 2 में। However, cumulative evidence, both epigraphist and textual, suggests the while upper class women may have access to resource land cattle, मतलब upper class women को access to resource land cattle ये सारी चीज़ें थी, जो कि मैन के द्वारा कंट्रोल होता था, लेकिन लोअर स्टार्टा लोगों के पास वो सारी सुविधाएं नहीं थी, वुमेन्स के पास वो सारी सुविधाएं नहीं थी। इन अदर वर्ड सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वेयर शार्प एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ एक्सेस टू रिसोर्स, वही बोला जा रहा है। वरना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अब यहाँ वरना के अकॉर्डिंग भी क्या कोई प्रॉपर्टी में डील होता होगा, अब ये हम देखेंगे यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टैग, अनदर सर्टेन अनदर क्रिएशन फॉर for regulating access to wealth was Varna. As we saw earlier, the only occupation prescribed by Shudra was servitude. तो यहाँ पर हम एक चीज़ देख रहे हैं कि वर्ना के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर चेंज होता है हमारा ये हमारा प्रॉपर्टी। हाँ, तो होता है। कैसे होता है? क्योंकि हम एक एग्जांपल लेते हैं यदि शूद्रास का। पहला तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में हमें दिया हुआ है कि वेल्थ एज अ रेगुलेट करना चाहिए वेल्थ एज अ वर्ना। और दूसरा यहाँ पर एक और चीज़ बताया गया कि शूद्रा का जैसे काम था, शूद्रास का जो कि सबसे नीचे आते थे वर्ना सिस्टम में, तो वो उनका काम था बस सर्व करना, जो कि अपर थ्री स्टार्टा को सर्व करना, तो वो जाहिर सी बात है वो गरीब ही होंगे। तो वाइल अ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन वाले लिस्टेड फॉर द फर्स्ट थ्री वर्ना, और फर्स्ट थ्री वर्ना के लिए वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशंस दिए गए थे, खास करके जो आपके वैश्यास थे उनके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ऑक्यूपेशन थे। लेकिन शूद्रास के पास सिर्फ यही काम था कि आपको सर्व करना है ऊपरी तीनों वर्णा को। द वेल्दीएस्ट मैन वुड हैव बीन द ब्राह्मण एंड द क्षत्रिय। तो वेल्दीएस्ट मैन उस टाइम में कौन कौन होते थे? ब्राह्मण और क्षत्रियास वेल्दीएस्ट मैन होते थे उस टाइम पीरियड में। और उसके बाद वो तो होंगे क्योंकि क्षत्रियास किंग होते थे और किंग के साथ में ब्राह्मण्स रहते थे, तो वो वेल्दी होंगे ही। आप देख रहे हो जैसे किंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेल्दी होता था। इस पिक्चर में मैंने दिखाया किंग के पास कितना खजाना होता था, उसके पास तरह तरह की सुविधाएं होती थी बहुत ज़्यादा। That this corresponded to some extent with social reality is evident from disparity of priest and king in the other textual tradition। ये कुछ नहीं है। King are almost invariably despite as wealthy। तो किंग को तो वेल्दी माना ही जाता था, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। किंग आर ऑलमोस्ट इनवेरिएबल डिस्पाइट एज वेल्दी, ये तो हो गया भाई। प्रीस्ट आर ऑल्सो जनरली सो टू बी रिच। और जो पुजारी होते थे, जो ब्राह्मण्स होते थे, वो भी रिच ही थे, लेकिन ओकेजनली जो है वो अपने आप को एक तो पुअर ब्राह्मण ही शो करते थे, क्योंकि ब्राह्मण का काम क्या होता है? भिक्षा मांग करके अपना पालन पोषण करना, तो वो अपने आप को पुअर ब्राह्मण ही शो करते थे, हालांकि वो बहुत ही रिच होते थे। उसके बाद है तो एट द अदर लेवल इवन एंड ब्राह्मणिकल व्यू, जो ब्राह्मणिकल व्यू था धर्मसूत्रा और धर्मशास्त्रा को लेकर के, वो भी कई बार क्रिटिक्स हुआ है ऑफ द वर्ना ऑर्डर। वर्ना ऑर्डर का जो आपका सीन था ब्राह्मणिकल व्यू में, वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? सम ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दिस डेवलप्ड विद इन द अर्ली बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के द्वारा हुआ है, जो कि हम चैप्टर 4 में देखने वाले हैं। इसके बाद जो चैप्टर है वो बुद्धिज्म पे ही बेस्ड है, आप सीधा समझ लो। और उसके बाद फिर द बुद्धिस्ट रिकॉग्नाइज दैट देयर वेयर डिफरेंस इन सोसाइटी बट डिड नॉट रिगार्ड दिस एज ए नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल। मतलब बुद्धिज्म का ये मानना था, देखो हाँ डिफरेंस तो होते हैं सोसाइटी में, लेकिन वो इनफ्लेक्सिबल हैं, मतलब समय के साथ वो चेंज भी हो सकते हैं। मतलब उनका ये मानना नहीं था कि वो इनफ्लेक्सिबल है या फिर नेचुरल है। उनका ये मानना था ये फ्लेक्सिबल है, समय के साथ चेंज हो सकता है। मान लो कोई अभी गरीब है लेकिन बाद में यदि वो अमीर हो रहा है, तो वो वर्ना ऑर्डर में कहीं ना कहीं ऊपर अपने आप को देखेगा।
दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया टू क्लेम स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और उन जो ब्राह्मण्स का मानना था ना कि डिवाइन ऑरिजिन है और बर्थ पे आपका वरना डिसाइड होता है, तो वो इसको भी क्रिटिसाइज करते थे कि बर्थ पे डिसाइड नहीं होता है। उसके बाद है एन अल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो। सो फार वी हैव बीन एग्जामिन सिचुएशंस वेयर पीपल आइदर क्लेम और वेयर असाइन स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ। तो हमने ये देखा है कई बार कि पीपल जो अपने आप को अपने सिचुएशंस को अपने वेल्थ के अनुसार चेंज करते थे या फिर रेगुलेट करते थे, सीधा समझो। हाउएवर देयर वर अदर पॉसिबिलिटी एज वेल, सिचुएशंस वेयर मैन हु वेयर जनरस वेयर रिस्पेक्टेड। अब देखो सिचुएशंस कुछ कुछ जगह ऐसी होती थी, जैसे कोई मैन है वो बहुत ही जनरस है तो रिस्पेक्टेड, उसको रिस्पेक्ट मिलता था हर जगह पे। जैसे कि आप राजा राम का एग्जांपल ले लो, वो बहुत ही जनरस थे तो हर कोई उसका रिस्पेक्ट करता था। वाइल दोज हु वेयर, आप एक अगर इसका ये बुक का एग्जांपल लोगे तो जैसे कि आप वो समांता उसका समझ लो, जो कि रिच लैंडलॉर्ड होते थे, तो वेल्दीएस्ट पर्सन होते थे, तो इसलिए वो जनरस भी कभी कभी होते थे। जैसे कि आप समझ लो कि वो गिफ्ट्स भी देते थे अपने स्लेव्स को ओकेजनली, तो वो रिस्पेक्ट भी करते थे फिर उनका। वाइल दोज हु वेयर मिजरिली, मिजरिली मतलब कि लालची जो होता है, लालची और सिंपली एक लिमिटेड वेयर, और जिसको सिंपली वेल्थ मिल गया है, फॉर देम सेल्फ वेयर डिस्पर्स्ड, मतलब फिर उनका उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं होता था। ऑन वन एरिया वेयर दीज वैल्यूज वेयर चेरिस्ड वाज एंशियंट तमिलकम। तो एंशियंट तमिलकम में हमें ये आइडिया चेरिस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हमने चिपडम्स में चैप्टर 2 में देखा है कि उस टाइम पर पे एंशियंट तमिलकम में ये सारी चीज़ें हो रही थी। कैसे हो रही थी? तो अमॉन्गेस्ट अदर थिंग द चिप्स वेयर पैट्रन ऑफ बार्ड्स, पोएट्स होते थे एंड पोएट्स हु sang देयर पेरिस, जो उनका गुणगान गाते थे। और पोएम्स इंक्लूड इन द तमिल संगम एंथ्रोलॉजीज ऑफन एलिमिनेट सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, सजेस्टिंग दैट, तो तमिलकम में जितने भी पोएट लिखे गए थे वो सोशल रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड थे, सजेस्टिंग दैट देयर वेयर वाइल डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर के बीच में डिफरेंस था, यही सारी चीज़ें बताई गई। दो जो कंट्रोल रिसोर्स वेयर एक्सपेक्टेड टू शेयर देम, और जो रिसोर्स कंट्रोल करते थे वो उनको शेयर भी करते थे। ऐसा तमिल कम आपका एंशियंट चिपडम्स में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस होती थी। Explaining social differences, a social contract. The Buddhism also developed an alternative understanding of social inequality. बुद्धिज्म का अपना सोशल स्टैंडिंग था, सोशल इनक्वालिटी को लेकर के अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग था। एंड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू रेगुलेट सोशल कन्फ्लिक्ट्स, और सोशल कन्फ्लिक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए भी उनका अपना एक अलग ही मानना था। इन अ मिथ फाउंड इन द टेक्स्ट नन सुत्ता पिता का, दे सजेस्टेड दैट ओरिजिनली ह्यूमन बीइंग डिड नॉट। अब देखो यहाँ पे बुद्धिज्म का क्या मानना है ना, कि जो ह्यूमन बॉडी वो भी फुल्ली इवॉल्व बॉडी नहीं है, और जो प्लांट का वर्ल्ड ऑफ प्लांट है वो भी फुल्ली डेवलप नहीं है। ऑल बीइंग लिव इन आइडियली स्टेट पीस, मतलब सारे बीइंग जो हैं वो रह रहे हैं पीस के सिचुएशंस में। आप सीधा समझ लो यही बोलना चाह रहा है यहाँ पे, पीसफुल स्टेट में रह रहे हैं, टेकिंग फ्रॉम नेचर ओनली वाट दे नीडेड फ्रॉम ईच मील। यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि उतना ही लेना लेना चाहिए आदमी को, या फिर उतना ही ले रहे हैं आदमी जितना कि उनको ज़रूरी है ईच मील में, मतलब नेचर से उतना ही, एक टाइप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यहाँ पे बात हो रहा है, आप सीधा समझ लो। और वो पीसफुली रह रहे हैं, बस इसमें यही सुत्ता पितका में यही लिखा गया है कि ह्यूमन भी फुल्ली इवॉल्व बॉडी नहीं है, ना ही प्लांट है। जो जितने भी आदमी हैं वो सारे पीसफुली रहते हैं और नेचर से उतना ही लेते हैं जितना उनको ज़रूरत होता है। लेकिन आज के टाइम में तो ये फॉलो नहीं होता, हो सकता है उस टाइम में फॉलो होता हो। However, there were gradual deterioration of the state as a human being become increasingly greedy, vintage and deceitful. दिस लेट मतलब अब तो ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अब ये खत्म होते जा रहा है, जैसा मैंने बोला, क्योंकि आज के आदमी क्या हो रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं, खास करके डिजायर, अब उसमें डिजायर नाम का कोई चीज़ रहा ही नहीं है। दिस लेट देम टू वंडर व्हाट इफ, अब एक चीज़ सोचने में मजबूर करा है यहाँ पे कि व्हाट इफ, ये पूरा पढ़ लो उसके बाद मैं आपको मतलब बताता हूँ सिर्फ इसका क्या है। ऐसा क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई ऐसा हमें बीइंग चुनने का मौका मिले, हम इंसानों को कोई ऐसा आदमी चुनने का मौका मिले जो कि गुस्सा तभी करे, इंडेशन मतलब गुस्सा, गुस्सा तभी करे जो जो चीज़ गुस्से के लायक हो। हु शुड सेंसर डेट विच शुड बी राइटली सेंसर्ड, उसकी निंदा करे जो सच में निंदनीय लायक हो। शुड बी बैनिश हिम हु डिजर्व बी बैनिश्ड, और उसको वो निष्कासित करे, मतलब उसको ख़त्म कर दे जो सही में ख़त्म होने लायक हो। तो ऐसा बीइंग हमें चुनने का मौका मिले तो हम किसे चुनेंगे? वी विल गिव अ रिटर्न प्रोपोर्शन, और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि अगर यदि ये सारा कोई हमारा काम करेगा, जो गुस्सा तभी करेगा जब ज़रूरत हो, निंदा किसी चीज़ की तभी करेगा जब निंदनीय हो, और ख़त्म किसी चीज़ों को तभी करेगा जब ज़रूरी हो, तो हम उसे क्या करेंगे ना, एक हिस्सा अपने राइस का उसे दे देंगे। जितने भी पीपल रहते हैं यहाँ पर, चूजन बाय द होल पीपल, जितने भी पीपल रहते हैं हम एक हिस्सा अपने चावल का उसे देंगे।
ही विल बी नोन एज महासमांतास द ग्रेट इलेक्ट, और हम उसे महासमांतास मानेंगे, द ग्रेट इलेक्ट। तो आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? आप एक बार थिंकिंग करो, जैसा कि मैंने बोला था आपको तो थिंक करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार सोचो कि आपके हिसाब से कौन होना चाहिए। वीडियो रोक के सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सोच लिया। ऐसे मेरा क्या मानना है ये मैं बताता हूँ। मेरा मानना है कि आप क्या करो ना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को इसका ये बना दो। ये मेरा मानना है, ये मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ इस पे, क्योंकि ये अभी के टाइम में यदि कोई देखो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई कर रहा है तो वो यही लोग कर रहे हैं। क्योंकि आप इनका यदि लाइफ स्टाइल देखो तो ये एक टाइप से तो परमिटिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं ये, जो कि जितना इनको चाहिए उतना ही उपज करते हैं, जितना इनको खाना चाहिए उतना ही जानवरों की हत्या करते हैं, या फिर उतना ही फॉरेस्ट से लेते हैं, और नेचर के साथ घुल मिल के रहते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से यही होना चाहिए एग्जाम्पल में। आपके हिसाब से कुछ होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। दिस सजेस्ट दैट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द किंगशिप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस। तो ये सजेस्ट कर रहा है कि जो भी इंस्टीट्यूशन है किंगशिप का, वो ह्यूमन चॉइस पे बेस्ड है, विद टैक्स एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। जो भी टैक्स है वो जो भी टैक्स लेते हैं वो एज अ पेमेंट के तौर पे किंग्स लेते हैं, सर्व रेंडर बाय द किंग। एट द सेम टाइम इट रिवील रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ह्यूमन एजेंसी इन क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशन। ये कुछ नहीं है, मतलब वही बोला जा रहा है। सेम टाइम पे ह्यूमन एजेंसी जो है वो अपने आप के लिए इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट कर रही है, इकोनॉमिक और सोशल रिलेशन को नज़र में रखते हुए। देयर आर अदर इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। फॉर इंस्टेंस इफ ह्यूमन बीइंग वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ द सिस्टम दे कुड ऑल्सो चेंज इट इन फ्यूचर। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि ह्यूमन बीइंग ने एक सिस्टम तो बना लिया है, चलो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया और लगातार डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अब वो इस सिस्टम को, जो कि अभी अभी मान लो डिफॉरेस्टेशन कितना बढ़ के हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितना हो रहा है, तो इसे चेंज कौन कर सकता है? खुद ह्यूमन बीइंग ही चेंज कर सकते हैं इसे। वही यहाँ पे लिखा गया है, ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल है इसे चेंज करने का, क्योंकि यदि उन्होंने बनाया है किसी चीज़ को तो वो उसे ख़त्म भी कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने ये बस यही देखा है, और अगले वीडियो में हम पार्ट 6 से इसका स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।